कहानी की शुरुआत होती है हमारे प्रोटोगोनिस्ट से, जो अपने गेमिंग लैपटॉप के सामने बैठा है और अपने फ्रेंड के साथ ऑनलाइन गेम खेल रहा है। कैजुअली वो अपने टीममेट से पूछता है कि वो इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों लग रहा है। मजाक में कहता है, भाई तेरी गर्लफ्रेंड नीचे से तुझे लव बाइट दे रही है क्या? उसका दोस्त हंसकर जवाब देता है, ब्रो तूने सही गेस किया। हाँ, वो मुझे रिलैक्स करने में मदद कर रही है। गेम खेलते वक्त मैं थोड़ा ज्यादा इंटेंस हो जाता हूँ, लेकिन जैसे ही वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखता है, वो डर के मारे जम जाता है। वो गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। वो लव बाइट नहीं था, वो तो एक ज़ॉम्बी बाइट था, और बहुत गलत जगह पर। प्रोटैगोनिस्ट हल्की हंसी के साथ कहता है, कोई बात नहीं, मैं यहां से संभाल लूंगा, तू बस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम एंजॉय कर। गेम जीतने के बाद अचानक डोरबेल बजती है। बाहर से कोई उसका नाम पुकार रहा होता है, उसकी नेबर लुई वेई। वो दरवाजा खोलता है तो सामने एक अट्रैक्टिव वुमन खड़ी होती है, कर्वी फिगर वाली, लेकिन चेहरा डरा हुआ। वो डर के मारे कहती है, प्लीज हेल्प करो, मेरी कीज खो गई हैं और कुछ बैड गाइज मेरा पीछा कर रहे हैं। क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे यहां रुक सकती हूं जब तक वो चले जाएं? प्रोटैगोनिस्ट मुस्कुराते हुए कहता है, श्योर मैं हेल्प कर दूंगा, लेकिन पहले अपनी आंखें बंद करो। वो शुक्रिया कहते हुए आंखें बंद कर लेती है और कहती है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं कुछ भी करूंगी, जैसा तुम कहो। पर मदद करने की बजाय एक तेज स्लैश की आवाज आती है। प्रोटैगनिस्ट बड़े आराम से किचन नाइफ से उसका सिर काट देता है और बोलता है, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, मैं सबकी हेल्प करता हूं। तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होती है, नॉर्मल ज़ॉम्बी किल्ड, यू गेन्ड 1 पॉइंट। वो दरवाजा बंद कर देता है। बाहर उसकी लाश पड़ी रहती है। अंदर आते हुए वो खुद से बड़बड़ाता है, मैं कोई हीरो या मेन कैरेक्टर नहीं हूं, बस एक नॉर्मल आदमी हूं जो दिन भर के काम के बाद गेम खेलना चाहता है। उसे अपना अतीत याद आता है, वही खूबसूरत नेबर जिसने आज मरते वक्त हेल्प मांगी। कभी उसी ने उसे काटा था जब वो सच में उसकी मदद करने गया था। वो पहले ही इन्फेक्टेड हो चुकी थी, लेकिन उसके मरने से ठीक पहले एक मिस्टीरियस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और वो अचानक पास्ट में भेज दिया गया, एक नई एबिलिटी के साथ। सिस्टम उसकी स्टैट्स दिखाता है, नेम लीफ एंड स्ट्रेंथ 10, प्लाजन कंस्ट्रक्शन 10, स्पीड 10, रिमेनिंग पॉइंट्स 0। हर बार जब वो एक ज़ॉम्बी को मारता है उसे पॉइंट्स मिलते हैं। सिस्टम चेक करते हुए वो खिड़की से देखता है कि एक ज़ॉम्बी उसकी नेबर की कॉप्स को खा रही है। बिना किसी हिचकिचाहट के प्रोटैगनिस्ट दरवाजा खोलता है, ज़ॉम्बी की तरफ देखता है और कहता है, अब थोड़ा ऑरा फार्मिंग का टाइम है। ज़ॉम्बी उस पर झपटती है, लेकिन पल भर में लिफान अपनी नाइफ घुमाता है और उसका सिर काट देता है। वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तो तू वही होगी जिसके बारे में उसने बताया था। सिस्टम फिर से चाइम करता है, ज़ॉम्बी किल्ड, पॉपतन 1 पॉइंट। अपनी नेबर के बचे हुए शरीर की तरफ देखते हुए वो सांस छोड़ता है और कहता है, एक प्रॉपर जेंटलमैन होने के नाते मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। कम से कम उसका कुछ तो इस्तेमाल हो जाए, वरना अफसोस होगा। कुछ मिनट बाद हम देखते हैं कि प्रोटैगनिस्ट उसकी बॉडी को बेट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जैसे इंसेक्ट्स से मछली पकड़ी जाती है, वैसे वो ज़ॉम्बीज को आकर्षित कर रहा है। वो कई और ज़ॉम्बीज को मारता है और भी ज्यादा सिस्टम पॉइंट्स कमाता है। कुछ घंटों बाद वो बेट पूरी तरह खत्म हो जाती है। ज़ॉम्बीज ने उसके शरीर का आखिरी टुकड़ा तक खा लिया होता है। वो माथे पर शिकन डालते हुए सोचता है, मेरा बेट खत्म हो गया, अब मैं और पॉइंट्स कैसे कमाऊं? तभी उसकी नजर उन मरी हुई ज़ॉम्बीज के ढेर पर जाती है जिन्हें उसने अभी अभी मारा था। वो उन सबको एक रोप से बांधता है और घसीटते हुए कहता है, अब वक्त है अपार्टमेंट साफ करने का, जिम्मेदार तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन अचानक उसे अपने पीछे से एक अजीब नॉइज सुनाई देती है। फिर वो देखता है कि उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी व्हीलचेयर पर आ रहा है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे एहसास होता है वो बूढ़ा भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है। बिना किसी झिझक के हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी नाइफ घुमाता है और उस ज़ॉम्बी का सिर काट देता है। वो शांत लहजे में कहता है, माफ करना अंकल, लेकिन अब तुम्हें बचाया नहीं जा सकता। फिर उसकी नजर उस ओल्ड मैन की व्हीलचेयर पर पड़ती है और वो हल्का मुस्कुराते हुए बोलता है, थैंक्स ज़ॉम्बी अंकल, ये व्हीलचेयर लाने के लिए। कुछ मिनट बाद हम देखते हैं कि प्रोटैगनिस्ट उसी व्हीलचेयर का इस्तेमाल कर रहा है सारी ज़ॉम्बी कॉप्सेस को आराम से बाहर ले जाने के लिए। वो उन सबको एक बड़े ट्रैश बिन में फेंक देता है और खुद से बड़बड़ाता है, सोच रहा हूं ये वेट ट्रैश गिना जाएगा या ड्राई ट्रैश। खैर, काम तो मैंने अच्छा किया। अचानक पास की बैल्कनी से कोई उसे आवाज लगाता है। वो ऊपर देखता है तो एक आदमी खड़ा है, वही घमंडी बेटा उस बूढ़े आदमी का। उसे याद आता है कि पहले ये बंदा उसे कितना परेशान करता था,
यहां तक कि उसका बाइसिकल तक चुरा लिया था। जब उसने पुलिस में रिपोर्ट की तो अगले दिन उस आदमी ने साइकिल तो लौटा दी, लेकिन उसके अगले दिन उसने उसे बुरी तरह पीटा था। अब प्रेजेंट में प्रोटैगनिस्ट ऊपर देखता है और शांत लहजे में पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें? वो आदमी हैरान हो जाता है, एक तो उसकी शांति देखकर और दूसरा इसलिए कि वो इतनी जोर से बात कर रहा है जो कि आसपास के ज़ॉम्बीज को आकर्षित कर सकती है। वो जल्दी से एक नोटबुक उठाता है, कुछ लिखता है और उसे ऊपर से दिखाता है। मुझे कुछ फूड और ड्रिंक्स दे दो, मेरे डोर तक लेकर आओ। प्रोटैगनिस्ट बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब देता है, क्यों दूं? नहीं दूंगा। वो आदमी गुस्से से नीचे घूरते हुए चिल्लाता है, साले कमीने! फिर वो फिर से अपनी नोटबुक पर कुछ और लिखने लगता है। वो आदमी अपनी नोटबुक पर लिखता है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ रहने दूंगा। मुझे एक सीक्रेट बेस का भी पता है जहां हम ज़ॉम्बीज से पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। लेकिन प्रोटैगनिस्ट बस सिर हिलाता है और ठंडे लहजे में जवाब देता है, मुझे तुम्हारे ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह सुनकर उस आदमी का चेहरा गुस्से से मरोड़ जाता है। गुस्से में वो ऊपर से एक प्लेट नीचे फेंक देता है। तेज आवाज के साथ प्लेट टूटती है और उसी आवाज से पास के ज़ॉम्बीज का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। बैल्कनी से वो आदमी जोर से हंसता है और चिल्लाता है, अब तेरा काम तमाम है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट हाथ में किचन नाइफ लिए बिजली की तरह तेजी से मूव करता है, हर ज़ॉम्बी को एक एक करके काट देता है। हर वार में उनका सिर उड़ता जाता है। ऊपर खड़ा वो आदमी यह सब देखकर दंग रह जाता है। यकीन ही नहीं कर पाता कि वो ये सब अपनी आंखों से देख रहा है। कुछ पल बाद वो घबराहट में हंसते हुए नीचे चिल्लाता है, मानना पड़ेगा तुझ में थोड़ा दम है, लेकिन जल्द ही तू भी मर जाएगा। इसलिए जब तक मौका है मेरे साथ जुड़ जा। प्रोटैगनिस्ट हल्की मुस्कान के साथ एक मरे हुए ज़ॉम्बी का हाथ पकड़ता है और कहता है, ठीक है, जुड़ जाऊंगा, लेकिन पहले ये झेलो। वो उस ज़ॉम्बी को जोर से ऊपर की ओर फेंक देता है, सीधे बैल्कनी की तरफ। वो आदमी डर के मारे चिल्लाता है, तूने ऐसा क्यों किया? अगले ही पल हम देखते हैं कि वो आदमी उस ज़ॉम्बी को गोद में ऐसे पकड़े हुए है जैसे किसी प्रिंसेस को पकड़ लिया हो। चेहरा पूरी तरह जम चुका है डिसबिलीफ में। कुछ मिनट बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी बाइसिकल पर सवार होकर निकल पड़ता है, हंसते हुए खुद से कहता है, एंजॉय करो अपनी ज़ॉम्बी डेट। कई ज़ॉम्बीज को खत्म करने के बाद प्रोटैगनिस्ट को सिस्टम से और भी ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और फिर अगला सीन दिखता है, वो एक सुपरमार्केट के अंदर है। जरूरी सारी चीजें लेने के बाद वो आराम से कैश काउंटर की तरफ बढ़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ये सारी चीजें खरीदना चाहता हूं। सामने खड़ा कैशियर, जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है, बस खाली निगाहों से उसे देखता रहता है। कुछ ही पलों में स्टोर के अंदर बचे हुए सारे ज़ॉम्बीज को खत्म करने के बाद प्रोटैगनिस्ट घर लौटने की तैयारी करता है, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार इंजन साउंड सुनाई देता है। वो मुड़कर देखता है, एक बस तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है और उसके पीछे दर्जनों ज़ॉम्बीज पागलों की तरह उसका पीछा कर रहे हैं। बस को देखकर उसके दिमाग में एक दर्दनाक याद कौंध जाती है। बचपन में वो अपने पिता और स्टेपमदर के साथ कार में था। वे एक डिनर पार्टी के लिए जा रहे थे। उसकी स्टेपमदर, जो उसे नफरत करती थी, पिता से झगड़ रही थी और कह रही थी, मुझे उस औरत के बच्चे को देखकर ही उल्टी आने लगती है। पीछे की सीट पर बैठा छोटा प्रोटैगनिस्ट अपना टेडी बेयर कसकर पकड़े रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिमाग में बस अपनी असली मां की याद, जो बीमारी से मर चुकी थी। उसकी स्टेप मदर चिल्लाई, रोना बंद कर, नहीं तो मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगी। अचानक उसने उसके पिता से स्टीयरिंग व्हील छीन लिया और बोली, गाड़ी रोको, मुझे इसे सबक सिखाना है। लेकिन इससे पहले कि उसके पिता कुछ कर पाते, एक बस तेजी से उनकी ओर आई और उनकी कार टकरा गई। वर्तमान में लौटते हुए बड़ा हुआ प्रोटैगनिस्ट चुपचाप खड़ा रहता है जब बस उसकी बगल में चीखती हुई रुकती है। बस का ड्राइवर खिड़की से बाहर झांक कर कहता है, अरे बच्चे, अंदर आना है क्या? फिर एक शातिर मुस्कान के साथ जोड़ता है, लेकिन मैं तुझे तब तक अंदर नहीं लूंगा जब तक तू मर नहीं जाता। जब ज़ॉम्बी तुझे खा लेंगे तब मैं तुझे बस में चढ़ा लूंगा। प्रोटैगनिस्ट कुछ नहीं कहता, वो बस अपनी किचन नाइफ को कसकर पकड़ता है और खामोश खड़ा रहता है। बस के अंदर बैठा एक छोटा लड़का ड्राइवर से विनती करता है, प्लीज उसकी मदद करो, उसे अंदर ले आओ। लेकिन अचानक ड्राइवर उस छोटे लड़के को पकड़ लेता है, उसकी थ्रोट पर वार करता है और उसकी बॉडी बस से बाहर फेंक देता है, चिल्लाते हुए, अगर तुम उसे इतना बचाना चाहते हो तो तुम भी उसकी तरह मर सकते हो, अब हट जाओ। बस फिर से चलने लगती है।
और लड़के की निर्जीव बॉडी जमीन से टकराती है। ड्राइवर पीछे के रियरव्यू मिरर से प्रोटैगनिस्ट को देखता है और बड़बड़ाता है, ये लड़का क्यों नहीं हिल रहा? क्या उसने मौत को पहले ही स्वीकार कर लिया है? कितना डरावना बच्चा है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट 1 इंच भी नहीं हिलता। शांत लहजे में अपने आप से कहता है, मर, मैं यहां नहीं मरूंगा। उसे अपनी मां के अंतिम शब्द याद आते हैं जब वो मरने वाली थी, बेटा, अपनी पूरी खुशी के साथ खुश रहो, मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगी। ये शब्द उसके अंदर आग लगाते हैं। वो अचानक अपनी किचन नाइफ बस की तरफ फेंक देता है। ब्लेड हवा को चीरते हुए टायर में धंस जाती है। बस कंट्रोल खो देती है, जोर से फिसलती है और एक पोल से टकरा जाती है। ड्राइवर मुश्किल से जिंदा रहते हुए मदद के लिए चिल्लाता है, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे यहां से निकालो। प्रोटैगनिस्ट धीरे धीरे उसके पास चलता है और पूछता है, कैसा लग रहा है? ये जानते हुए कि जॉम्बी तुम्हें जिंदा खाने वाले हैं। दर्द होता है ना? फिर वो हल्की मुस्कान के साथ ठंडे लहजे में कहता है, डोंट वरी, जॉम्बी तुम्हारी मदद करने आ रहे हैं। वो अपनी बाइसिकल उठाता है और वहां से निकल जाता है, जबकि ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए अभी भी चिल्ला रहा होता है। कुछ ही पलों में दर्जनों ज़ॉम्बीज क्रैश हुई बस के चारों ओर जमा हो जाते हैं और उस आदमी को जिंदा फाड़ फाड़ कर खा जाते हैं। घर लौटते हुए प्रोटैगनिस्ट के सामने सिस्टम डिस्प्ले आ जाता है जो उसके अपडेटेड स्टैट्स दिखा रहा होता है। नेम लीफन स्ट्रेंथ 35, सुपर स्ट्रॉन्ग स्टैमिना 10 स्पीड, 10 रिमेनिंग पॉइंट्स 0। जैसे ही वह चलता है उसे पास की बिल्डिंग से हल्की मदद की आवाज सुनाई देती है। ऊपर की बैल्कनी की तरफ देखते हुए वह देखता है कि एक महिला और उसकी छोटी बेटी उसे बुला रही हैं। चिंतित होकर लेफन पूछता है, क्या हुआ? सोचते हुए कि शायद वो भूखी हों और कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। कुछ मिनट बाद हम देखते हैं कि महिला उसके सामने घुटनों पर बैठकर विनती कर रही है, मुझे पता है कि ये सेल्फिश है मुझसे मांगना, लेकिन घर में अब कोई खाना नहीं बचा और मेरा पति मर चुका है। कृपया हमें कुछ खाना दें, मेरी बेटी ने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया। लेफन उसे थोड़ी देर तक देखता है, फिर शांत लहजे में एक वाटरमेलन और एक पंपकिन उसे देते हुए कहता है, मैं ये तुम्हें बेच दूंगा। महिला चौंक जाती है और सोचती है, बचपन, क्या वो पैसे चाहता है? लेकिन अब पैसे का कोई मतलब नहीं था। उसके कुछ कहने से पहले ही लेफान की आंखें अचानक चौड़ी हो जाती हैं। लेफान ने घर के अंदर कुछ नोटिस किया। दीवार पर एक खूबसूरत तलवार लटकी हुई थी। महिला ने उसकी नजरों का पीछा किया और हल्की आवाज में बोली, मेरे पति को तलवारें और पुराने सामान कलेक्ट करने का बहुत शौक था, तुम इसे रख लो, शायद ये तुम्हें उन जॉम्बीज से लड़ने में काम आए। लेफान की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठीं। उसने तलवार को ऊपर उठाते हुए कहा, सच में? क्या मैं इसे रख सकता हूं? महिला मुस्कुराई और बोली, हाँ, कोई बात नहीं, मैं और मेरी बेटी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाहर जाने से डर लगता है, ये तुम्हारे काम ज्यादा आएगी। जाने से पहले लेफान ने कहा, चिंता मत करना, सेफ रहना, अगर कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। छोटी लड़की ने अपनी मां का दुपट्टा खींचा और धीरे से बोली, मम्मी, ये अंकल थोड़ा अजीब है। लीन बाहर निकला, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो तलवार को देखते हुए खुद से बोला, अब तो मैं दिन भर ज़ॉम्बीज काट सकता हूं। लेकिन अचानक उसके पीछे जोरदार क्रैश की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, वही औरत जमीन पर पड़ी थी। उसका शरीर टूट चुका था, मुंह से खून बह रहा था। लीन का दिल रुक गया। उसने ऊपर देखा, बैल्कनी पर एक मोटा आदमी खड़ा था, हाथ में सिगरेट और चेहरे पर ठंडा एहसास। आदमी ने धुआं बाहर छोड़ा और ठंडी आवाज में कहा, उस औरत ने आखिर तक विरोध किया, अफसोस, सोच रहा था कुछ मजा मिल जाएगा। लेफन की नजर औरत के निर्जीव शरीर पर पड़ी। उसका सारा स्किन चोटों और निशानों से भरा था। उसने अपनी मौत से पहले अनइमेजिनेबल दर्द सहा होगा। उसकी आंखों में अभी भी डिस्पेयर, गुस्सा और हेल्पलेसनेस की ट्रेसेस हैं। वो वही एक्सप्रेशन है जैसे कोई मरना चाहता हो लेकिन उसे अलाउड ना हो। धीरे धीरे लेफन ऊपर उस आदमी की तरफ देखता है और ठंडे, स्टेडी वॉइस में पूछता है, तुमने उसे बैल्कनी से क्यों फेंका? बड़ा आदमी भौं हिलाता है और सोचता है, ये ब्रैट इतनी जोर से क्यों बोल रहा है? यहां कोई ज़ॉम्बीज नहीं है क्या? फिर वो आवाज उठाता है और स्नीयर करता है, ये पूरा बिल्डिंग अब मेरा है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। इस जगह की सारी महिलाएं मेरी हैं, तो हट जाओ बच्चे। लेफान जानता है कि वो खड़ा नहीं रह सकता। अगर वो कुछ नहीं करेगा तो ऊपर वाली मां और बेटी खतरे में होंगी। वो गिर चुकी महिला को अपनी बाहों में उठाता है और बैल्कनी पर खड़े मोटे आदमी की तरफ देखता है। बड़े आदमी का चेहरा डिस्गस्ट से मुरझा जाता है। तुम उस कॉप्स के साथ क्या कर रहे हो?
घर ले जाकर नेक्रोमैंसर खेलने की प्लानिंग कर रहे हो? हट जाओ, तुम मुझसे भी बदतर हो। मुझे उल्टी आने लगी। वो अंदर चला जाता है, अपने सोफा पर गिरता है, एक कैन खोलता है और सोचता है कि एपोक्लिप्स से पहले वो कभी इन महिलाओं को छूने की हिम्मत नहीं करता। अब कोई कानून या पुलिस नहीं है। वो अपने अगले विक्टिम के लिए हंटिंग करने और मजा लेने की कल्पना करता है। तभी डोरबेल बजती है। वो बैट उठाते हुए बड़बड़ाता है, प्लीज मत कहना कि फिर वही डैम ज़ॉम्बीज आ गए। वो पीप होल से झांकता है और वहीं जम जाता है। जिस औरत को उसने बैल्कनी से नीचे फेंका था, वही औरत अब उस होल के दूसरी तरफ खड़ी है। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें जिंदगी बाकी ही नहीं। मोटा आदमी शौक में पीछे हटता है, सांस थामकर फुसफुसाता है, ये क्या बकवास है? वो वापस कैसे आ गई? दरवाजे के दूसरी तरफ लेफन खड़ा था, उस औरत के शव को बाहों में उठाए हुए। उसने जोर से दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, दरवाजा खोलो। पता है, तुम अंदर ही हो। अंदर से वो मोटा आदमी चिल्लाया, क्या तुम पागल हो गए हो? उस औरत को मेरे दरवाजे पर क्यों लाए? मरना चाहते हो क्या? वो घबराकर हंसा और बोला, अगर मैं ज्यादा जोर से चिल्लाऊं तो जॉम्बीज सुन लेंगे। वो उस बाहर खड़े बेवकूफ को मार देंगे और मैं बच जाऊंगा। उसकी हंसी अगले ही पल मिट गई जब लीन ने एक जोरदार किक से दरवाजा तोड़ दिया। पूरा दरवाजा हिंजेस समेत उखड़ गया। मोटा आदमी हैरान रह गया, कैसे? एक किक में कैसे तोड़ दिया? लेफन ने कमरे के भीतर नजर दौड़ाई। दीवारों पर गंदगी, जंजीरें, टूटे फर्नीचर, सब कुछ मानो उस औरत की पीड़ा चिल्ला रहा हो। वो सोचता है, इस नीच ने कैसे दिन रात उसे यातना दी, और जब ऊब गया तो बैल्कनी से फेंक दिया। धीरे से लीन ने औरत के शव को जमीन पर रखा। मोटा आदमी चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? उसे बाहर फेंको। मेरा घर गंदा मत करो। उसे यहां क्यों लाए? लेफन की नजर ठंडी थी, उसकी आवाज बर्फ जैसी। उसे इसलिए लाया हूं ताकि वो देख सके कि तेरे किए का अंजाम क्या होता है। सीन कट होता है एक सुनसान पुलिस स्टेशन में। उन्हीं रस्सियों, उन्हीं जंजीरों और औजारों से जिनसे उस आदमी ने दूसरों को सताया, लीन अब उसी को बांधकर खींचते हुए अंदर ला रहा था, जैसे कोई जानवर। मोटा आदमी विरोध करता है, क्यों मुझे यहां ले जा रहे हो? यहां कोई नहीं है, ये जगह खाली है। तुम पागल हो। लीन फट जाता है, चुप कर। क्या मैंने अनुमति दी थी? और उसे जोर से थप्पड़ मारता है। कानून तुम्हारा फैसला करेगा, लीन कहता है, और मोटे आदमी को स्टेशन में फेंक देता है। आदमी बेतहाशा विनती करता है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, सुंदरियां, पैसे, कुछ भी। अंदर कोई नहीं है, प्लीज। लेकिन लीन सिर्फ हंसता है और उसे देखने के लिए कहता है। मोटे आदमी के पीछे अंधेरे में लाल आंखें खुलती हैं। जैसे ही वह मुड़ता है, एक पुलिस ऑफिसर जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है, उस पर झपटता है। आदमी की चीखें अचानक कट जाती हैं क्योंकि अनडेड उसे फाड़ डालते हैं और जिंदा खा जाते हैं। अगले दिन एक समूह सर्वाइवर्स एक लाइब्रेरी के पास आर्मर्ड व्हीकल में पहुंचता है। वे बाहर रुकते हैं और सावधानी से अंदर जाने की योजना बनाते हैं। एक आदमी बूढ़े मौ से कहता है कि उन्हें इंतजार करना चाहिए। बूढ़ा व्यक्ति टीम की सुरक्षा को लेकर गहराई से चिंतित दिखाई देता है। एक महिला नेतृत्व संभालती है और सबको उनके मिशन की याद दिलाती है। वे यहां मेडिकल बुक्स खोजने आए हैं। एक आदमी दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाता है, राहत महसूस करते हुए कि अंदर कोई ज़ॉम्बी नहीं है, लेकिन लीडर उसे एक गंभीर, पियर्सिंग नजर से रोक देती है। अपनी टीम की बातों को इग्नोर करते हुए वह खुद धीरे धीरे एंट्रेंस की तरफ बढ़ती है। एक नाइफ का इस्तेमाल करके वह एरिया को सावधानी से चेक करती है, फिर आगे बढ़ती है। आदमी खुद से बड़बड़ाता है, सोचता है कि बिग सिस ओवर कॉशियस है। वह झटका देती है और कहती है, बातें बंद करो और मेडिकल सेक्शन ढूंढने पर फोकस करो। तभी यंग मैन डोरवे पर दिखाई देता है, मुस्कुराते हुए और हाथ हिलाते हुए। समूह फ्रीज हो जाता है, उसकी अचानक मौजूदगी से स्टार्टल्ड। एक आदमी चिल्लाता है, सोचते हुए कि वह कोई बात करने वाला ज़ॉम्बी है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट शांत रहकर उन्हें रीअश्योर करता है, मैं पूरी तरह जिंदा हूं। संदेह भरी नजरों से टीम उसे देखती है। वो मुस्कुराते हुए एक सब्जी उगाने वाली किताब उठाता है। मैं बस पढ़ने आया हूं, वो कहता है। एक आदमी धीरे से लीडर से फुसफुसाता है कि शायद उसकी बात में कुछ सच है, लेकिन लीडर झटका देती है और कहती है, चुप रहो। फिर यंग मैन शिष्टतापूर्वक उनसे कहता है कि अपनी आवाजें कम करें। आखिरकार आप लोग पुस्तकालय में हैं। जब टीम आगे बढ़ती है, एक आदमी उसकी पीठ पर लगे तलवार के बारे में फुसफुसाता है। ये लड़का थोड़ा पागल सा लगता है, लेकिन लीडर चुप रहने का इशारा करती है। ये वो इंसान है जिससे उलझना ठीक नहीं होगा, वह सोचती है, और अपनी टीम को जल्दी से मेडिकल बुक्स लेने और बाहर निकलने के लिए कहती है।
जैसे ही वे जाने वाले होते हैं, यंग मैन जो शांति से एक मेज पर बैठा है कहता है, 1 मिनट रुको। टीम टेंस हो जाती है। हमला होने का डर। क्या हुआ? लीडर पूछती है। वो धीरे से समझाता है, वे एक साथ बहुत सारी किताबें ले रहे हैं। पहले इन्हें ठीक से रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी ले सकते हैं। टीम हैरान रह जाती है। कोई चुपचाप सोचता है कि यह लड़का किस तरह के साइकेट्रिक असाइलम से आया है, जो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में भी पुस्तकालय के नियमों की परवाह करता है। लीडर सिर हिलाती है, सोचती है कि यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। यंग मैन कंफर्म करता है कि उसे एपोकलिप्स की पूरी जानकारी है। बाहर ज़ॉम्बीज के अलावा कुछ भी सच में बदल नहीं हुआ है। वह शांत और भरोसेमंद आवाज में कहता है। महिला उसकी इस एटीट्यूड को देखकर पूरी तरह बैफल्ड है। एक आदमी धीरे से कहता है कि यह लड़का पागल हो गया है, लेकिन वह डिसाइड करता है कि अब जो किताबें उन्होंने ली हैं उनके साथ क्वाइटली निकल जाएं। जाने से पहले वह खुद को लिनफैन के नाम से इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि अगर कभी मदद चाहिए तो वो आएंगे। टीम चुप रह जाती है। उसकी कॉन्फिडेंस और अनएक्सपेक्टेड जेनरोसिटी से शॉक हो गई है। वे लाइब्रेरी से बाहर भागते हैं, बड़बड़ाते हुए कि ये लड़का क्लियरली क्रेजी और डेंजरस है। पीछे रहकर लिनफान निराश होता है कि वे इतनी जल्दी चले गए। उसे उनका नाम पूछने का मौका भी नहीं मिला। कंधे श्रग करते हुए वह डिसाइड करता है कि इसे भूल जाए और अपने सर्वाइवल के लिए एग्रीकल्चर पढ़ाई में फोकस करे। इस बीच कहीं दूर एक सीक्रेट अंडरग्राउंड डेजर्ट बेस में साइंटिस्ट्स लैब में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे एक बिजार ज़ॉम्बी स्पेसिमेन का एनालिसिस कर रहे हैं। एक साइंटिस्ट नोट करता है कि टेस्ट्स दिखाते हैं कि ये मॉन्स्टर्स इवॉल्व कर रहे हैं। दूसरे रिसर्चर अपने सुपीरियर को समझाता है कि वे कोई एंटीबॉडी नहीं बना सकते। वायरस बहुत नया और अनप्रिडिक्टेबल है। ओल्डर साइंटिस्ट जीन्स पर ध्यान देते हुए हॉरिफाइंग ट्रूथ को समझता है, ये ज़ॉम्बीज लिटरली लिविंग ह्यूमंस हैं। अगली सीन में अपने नेबरहुड में चलते हुए लेफन लाइब्रेरी में जो कुछ भी उसने फार्मिंग के बारे में सीखा उसके बारे में सोचता है। वह डिसाइड करता है कि पास के खाली लॉट्स उसके क्रॉप्स के लिए परफेक्ट हैं। एक बिल्डिंग के पास खड़े होकर वह जोर से कहता है, मैं लीन हूं, बिल्डिंग 2 यूनिट 704 का रेजिडेंट। लेफन जोर से कहता है, मैं यहां थोड़ा सा फार्म शुरू करने वाला हूं, क्या किसी को इससे कोई दिक्कत है? तभी आसपास की बिल्डिंग से ज़ॉम्बीज अचानक बाहर निकल आते हैं। कुछ सीधे कूदकर अटैक करने लगते हैं। लीन ने वह सोर्ड निकालता है जो उसने उधार लिया था और कहता है, तो तुम ज़ॉम्बीज को दिक्कत है? फिर वह उन्हें एक एक करके काटता है, उनके सिर अलग करता है और हर किल पर सिस्टम से पॉइंट्स कमाता है। जब आखिरी ज़ॉम्बी गिरता है, वह फिर से जोर से कहता है, क्या यहां कोई है जो मेरी सब्जियां लगाने की योजना से ऑब्जेक्ट करता है? कोई जवाब नहीं सुनाई देता तो वह मुस्कुराता है और सोचता है कि अब वह अपने गार्डन को शुरू कर सकता है। लेकिन तभी उसका पेट ग्राउल करता है। वह सुबह से कुछ नहीं खाया है। कुछ ही मिनट बाद वह फिर उस माँ और बेटी के घर पहुंचता है जिनकी उसने कल मदद की थी। वह उनके कैंड फूड खाता है और उन्हें जो भी मिला वह ऑफर करता है। महिला उसका धन्यवाद करती है, लेकिन विरोध करती है। हम हमेशा मुफ्त मदद नहीं ले सकते। उसका पति मर चुका है और उसे डर है कि वह बर्डन बन जाए। उसके शब्द पूरे होने से पहले लीफन पूछता है, कल रात जब मैं गया था क्या कुछ हुआ? क्या अभी भी मेरी मदद चाहिए? महिला सरप्राइज होकर देखती है और जल्दी से ऑकवर्डली कहती है, हम दोनों, मेरी बेटी और मैं, तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे। शुरुआत में लेफान समझता है और इंस्टेड उन्हें हेल्प करने की पेशकश करता है कि वे पुराने रेजिडेंशियल एरिया में सस्ता किराया ढूंढ लें, लगभग 1-2 हजार प्रति महीने। वह कहता है कि उसे एक एजेंट पता है और तुरंत उसे कॉल करता है। ऊपर एजेंट का फोन बजता है। वह उठाता है, सोचते हुए कि शायद रेस्क्यू टीम आई है, लेकिन दूसरी तरफ लिफान है और पूछता है, हेलो मिस्टर चेन, जो घर आपने जेन फोन एजेंसी के साथ लिस्टिंग किया था, क्या वो अभी भी किराए पर उपलब्ध है? एजेंट डिसबिलीफ में कॉल काट देता है। अपोकलिप्स में रेंट? सब बर्बाद हो गया। वह दीवार से लटकते हुए बड़बड़ाता है। अपोकलिप्स अचानक आया और बिना इलेक्ट्रिसिटी या सिक्योरिटी सिस्टम के हमारे बिल्डिंग में हम सब मर जाते। छत पर सब बेचैन होकर इंतजार करते हैं, सोचते हुए कि गवर्नमेंट रेस्क्यू टीम अभी तक क्यों नहीं आई। इस बीच लीफन फिर से एजेंट को कॉल करता है। फ्रस्ट्रेटेड एजेंट उठाता है और चिल्लाता है, तुम पागल हो क्या? क्या तुम नहीं देख रहे क्या हो रहा है? अंधे हो क्या? हट जाओ। लिफान काल्मली जवाब देता है, मिस्टर चेन, आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं बस घर रेंट पर लेना चाहता हूं। एजेंट गुस्से में कॉल काट देता है। लिफान फोन देखकर कहता है, आजकल लोगों का टेम्पर कितना खराब है।
ठीक है, मैं फिर कॉल करता हूं। वह फिर से डायल करता है। एजेंट फ्यूरियस होकर चिल्लाता है, मुझे कॉल करना बंद करो बेवकूफ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? लीफन कैजुअली जवाब देता है, मैंने कहा ना, मैं बस आपका घर रेंट पर लेना चाहता हूं। इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार एजेंट स्नैप करता है और चिल्लाता है, ठीक है, मैं तुम्हें घर दे दूंगा। मैं फोंग ग्रुप इंटरनेशनल की बिल्डिंग नंबर 3 की छत पर हूं। अगर तुम सच में वो घर चाहते हो तो खुद आकर ले जाओ। बेवकूफ। लीन सिर हिलाता है और मां बेटी की तरफ मुड़कर कहता है, एजेंट मान गया है। मैं उससे जाकर सारे इंतजाम निपटा दूंगा ताकि तुम लोग घर किराए पर ले सको। महिला उसे रोकने से पहले ही वह निकल पड़ता है। ऊपर छत पर जब किसी ने पूछा कि किसने फोन किया था तो एजेंट बस कहता है, कोई बेवकूफ मुझसे मजाक कर रहा था। फिर एक आदमी उसे अलग खींचकर फुसफुसाता है, हमने कुछ राशन जमा किए हैं पर सबके लिए काफी नहीं, अब क्या करें? एजेंट गंभीर होकर कहता है, क्या मजाक कर रहे हो? रेस्क्यू कब आएगा पता नहीं, तब तक हम कैसे बचेंगे? वह आदमी ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, वे बूढ़े लोग वैसे भी बेकार हैं, छोड़ दो, इन्हें मरने दो। एजेंट हिचकिचाता है और चेतावनी देता है कि अगर बाकी लोगों को पता चला तो वे बगावत कर सकते हैं। आदमी मुस्कुराकर इशारा करता है, उसको मुझ पर छोड़ दो, हम पहले बूढ़ों को मरने देंगे, फिर बाकी से निपट लेंगे। बदसूरत औरतों को गुलाम बना देंगे और सुंदरों का तो मजा उठाएंगे। किसे पता अपोकलिप्स कब खत्म होगा, थोड़ा मजा करना ही सही। दोनों आदमी बुरे तरीके से हंसते हैं, ये नहीं जानते कि उनकी बातें जल्दी ही उनके ऊपर भारी पड़ने वाली हैं। मीनवाइल लीन अपनी साइकिल पर सड़कों से नीचे जाता है। पीछे दर्जनों जॉम्बीज भाग रहे होते हैं। उसके सामने सिस्टम उसकी अपडेटेड स्टैट्स दिखाता है, स्ट्रेंथ 40, स्टैमिना 20, स्पीड 15। वह आराम से पैडल मारते हुए मजाक में बोलता है, आओ जॉम्बीज और भागते रहो, नहीं तो मोटे हो जाओगे। रोज एक्सरसाइज करो, मैं देख रहा हूं। पास खड़े लोग हैरानी से देखते हैं, इतने जॉम्बीज के पीछे होते हुए वह इतनी आराम से साइकिल कैसे चला रहा है? कोई फुसफुसाता है, थक कर मर जाएगा और जॉम्बीज उसे फाड़ देंगे। पर किसी को पता नहीं कि लेफन के पास सिस्टम है जो हर जॉम्बी को मारने पर उसकी ताकत बढ़ाता है। कुछ ही मिनट में वह फोंग ग्रुप इंटरनेशनल पहुंचता है, जहां एजेंट और बाकी सर्वाइवर्स छुपे हैं। पीछे मुड़कर देखता है, जॉम्बीज पीछे रह गए हैं। मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है वे साथ नहीं दे पाए, अगली बार उन्हें और मोटिवेट करना पड़ेगा। छत पर टेंशन बढ़ती है। कुछ नौजवान इकट्ठे होकर बहस करते हैं कि सप्लाईज कम हैं और कुछ लोगों को बाकी बचने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कोने में दो बुजुर्ग बैठे हैं, वोंग जोंगवा, रिटायर्ड सैनिक, और उसकी पत्नी सुगुआन, पहले मिलिट्री डॉक्टर। बूढ़ा आदमी धीरे से अपनी पत्नी से कहता है, हम अब बूढ़े हैं, वे हमें बोझ समझेंगे, सप्लाई युवाओं को दे दें, वे हमारे देश का भविष्य हैं, किसी ने कहा। सुगवान ने उसका हाथ कसकर थामा और धीरे से जवाब दिया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे पास आखिरी लम्हों तक रहना चाहती हूं। पीछे से जाओआन, एक रिटायर्ड मिलिट्री इंजीनियर, आगे बढ़कर बोला कि वोंग जोंगवा, उनकी पत्नी उनसे सच में प्यार करती है और वह भी उनके साथ चलेगा। वह सोचता है कि युवा ही सप्लाई रखें और बूढ़े लोग अपने परिवार के साथ शांति से मरने जाएं। वोंग ने कहा कि वह सूगू से ही प्यार करता है और जाओ का धन्यवाद किया कि उसने समझा और साथ दिया। जाओ ने कबूल किया कि उसे अब पछतावा है कि उसने इतने साल मेहनत की और अपनी रिटायरमेंट को आराम से जीने की उम्मीद की, पर अब वो सपना टूट गया। उसकी पत्नी लियांग यन, जो रिटायर्ड टीचर हैं, ने हल्के से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, ऐसी बातें मत करो, मैं खुश हूं कि मैं तुम्हें मिली और तुम्हारे साथ जिंदगी बिताई। जाओ ने माफी मांगी कि उसने उसे इस हाल में घसीटा और वो बोली कि वह कभी शिकायत नहीं करती। इसी समय कुछ नौजवान और एजेंट आगे बढ़े और बुजुर्गों का धन्यवाद किया कि उन्होंने दूसरों को मनाया। सप्लाई बहुत कम है। एक नौजवान ने दलील दी कि वे सारा खाना खुद इस्तेमाल कर लें। उसकी सोच में यह था कि जब बूढ़े मर जाएं तो वे सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे और सुंदर महिलाएं उनकी होंगी। तभी एक और बूढ़ा आदमी बाहर आया और शांत स्वर में भीड़ से कहा कि उसने सुना है कि कुछ लोग बूढ़ों को बिल्डिंग से फेंकने की योजना बना रहे हैं। उसने वादा किया कि वे किसी का खाना या सामान नहीं लेंगे और भीड़ से गुजारिश की कि किसी को छत से न धक्का दें। वे मिलकर घर लौटकर मरना पसंद करेंगे। एक महिला ने चेतावनी दी कि अगर बूढ़े चले गए और नीचे की सुरक्षा गेट किसी तरह बंद कर दी गई तो जॉम्बीज छत पर आ सकते हैं और सब मर जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि बूढ़ों को बिल्डिंग से ही फेंक दिया जाए। भीड़ जोर से चिल्लाई, फेंको उन्हें, फेंको उन्हें। तभी छत के प्रवेश दरवाजे पर अचानक एक तेज जोरदार खटखट सुनाई दी। बाहर से किसी ने कहा, मैं वही हूं जिसने पहले फोन किया था घर किराए पर लेने के लिए, तुमने कहा था कि आओ। एजेंट जम सा गया,
सोचकर कि ये आदमी उस पागल का कोई भागा हुआ मरीज होगा जो एपोकैलिप्स शुरू होने पर भाग निकला। लीन इतनी जोर से खटखटाता है कि दरवाजा हिंज से टूटकर गिर पड़ता है। फिर इस हालत के लिए अजीब सी शिष्टता में वह माफी मांगता है। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि दरवाजा इतना कमजोर है। मैं दरवाजे के पैसे आपके अकाउंट में भेज दूंगा। पास खड़ा एक आदमी एजेंट के कान में फुसफुसाता है। लगता है ये बंदा काफी तगड़ा है। बस कह दो कि तुम उसे घर दे दोगे। जब वो नीचे जाएगा हम बूढ़ों को छत से फेंक देंगे। आवाज जॉम्बीज को खींचेगी और ये उसे खत्म कर देंगे और हम उसे बहाना बनाकर भाग जाएंगे। एजेंट सिर हिलाकर मान लेता है। तुम चालाक हो, चलो उसे इस्तेमाल करते हैं। लेफन पूछता है, तुम में से कौन एजेंट हो मिस्टर चेन? एजेंट जवाब देता है, मैं ही हूं। तुम्हें घर ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लीन बिना हिचकिचाहट अपना पैसा सौंप देता है। ये लो मेरा पेमेंट, कुल 5,000। ज्यादा तो नहीं है, पर यही सब नकद मेरे पास है। बाकी अगले महीने तुम्हें दे दूंगा जब मुझे अपने बॉस से सैलरी मिलेगी। एजेंट हैरान रह जाता है। सोचता है कि यह आदमी शायद मानसिक रूप से अस्थिर है, लेकिन फिर भी मान जाता है और लीन से कहता है कि वह नीचे सीढ़ियों पर रुके रहो, मैं तुम्हें घर दिखाने आता हूं। लीन जैसे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है वह भीड़ में एक बूढ़े आदमी को पहचान लेता है। क्या वो आप हैं, ग्रैंडपा जवान? वह पूछता है। जाओ चौंक कर जवाब देता है, तुम मुझे जानते हो? लीन बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैंने आपको टीवी पर देखा था जब विदेशी देश हमारी हथियार तकनीक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। आपने वही टेक्निकल बैरियर तोड़ा ताकि हमारा देश अपनी रक्षा कर सके। आप हीरो हैं ग्रैंडपा। जो हल्के से हाथ हिलाता है। तुम मुझे ज्यादा तारीफ दे रहे हो बच्चा, वह बहुत समय पहले की बात है। कुछ ही मिनटों बाद छत पर बुजुर्गों की क्रूर योजना सुनकर लीन पूछता है कि इतने खतरे में बुजुर्ग क्यों छत छोड़ना चाहते हैं। जाओ धीरे से बताता है कि वे घर जाकर मौत का इंतजार करना चाहते हैं। वे सीमित खाना और सप्लाई बर्बाद नहीं करना चाहते और सोचते हैं कि युवाओं को ये मिलना चाहिए। लेफन की आंखों में धर्म संकट और गुस्सा चमकता है, जिससे एजेंट और बुजुर्गों के खिलाफ योजना बनाने वाले लोग डर जाते हैं। फिर वह मुस्कुराता है और अचानक सभी बुजुर्गों को अपने साथ आने का न्योता देता है। वह वादा करता है कि वह उन्हें सुरक्षित रखेगा और खाने पीने के साथ रहने की जगह भी देगा। जाओ धन्यवाद देता है, लेकिन जोर देता है कि वे बोझ हैं और केवल उसे धीमा करेंगे। लेफन जैसे किसी का अभी भी मौजूद होना ही उन्हें खुश कर देता है। लीन किसी भी हाल में ना नहीं सुनता। वह कहता है कि वह मजबूत है, वे अभी उसके इलाके में रह सकते हैं और उसने एजेंट के जरिए एक किराया वाला घर भी ढूंढ लिया है। बुजुर्ग चौंक जाते हैं। कोई फुसफुसाता है कि यह बच्चा कुछ अलग ही है। उनका फैसला लेने का इंतजार किए बिना लीन उनके हाथ पकड़ता है और उन्हें नीचे ले जाता है, कहते हुए, हिचकिचाना बंद करो, तुम सब मेरे साथ आ रहे हो, कोई बहस नहीं। एजेंट उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक साजिश करने वाला आदमी कंधे उचकाता है और कहता है, इन्हें मत रोको। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट और बुजुर्ग नीचे जाते हैं, वे जॉम्बीज को सीधे उनके पास ले जाकर फंसाने की योजना बनाते हैं। बुजुर्गों और उस आदमी का एक साथ निपटारा होगा। और बस आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट उन लोगों से कैसे निपटेगा और बुजुर्गों के साथ साथ माँ और बेटी की कैसे रक्षा करेगा, तो सब्सक्राइब बटन दबाना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।